आप सुन रहे हैं सुनो किताब। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अर्चना है। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक कृतिका का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है मेरे संग की औरत। इसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग जी का जन्म 1938 में कोलकाता में हुआ था। दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने अर्थशास्त्र में एमए किया। अधिकतर मृदुला जी अलग अलग शहरों में रहीं, इसीलिए इनकी रचनाओं में शायद इतनी विविधता देखने को मिलती है। सन 1974 से दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन, कला साहित्य के अलावा उन्होंने अपने समय और समाज की समस्याओं पर वैचारिक निबंध भी लिखे हैं। मृदुला जी ने संवेदना और शिल्प दोनों स्तरों पर गद्य लेखन की प्रचलित परिपाटी को तोड़ा है। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने अपने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों के जीने का तरीका एवं उनकी कार्यशैली का चित्रण किया है। लेखिका ने रचना में शब्दों का चयन बड़ी खूबसूरती और परिपक्वता के साथ किया है। मृदुला गर्ग जी की कुछ साहित्यिक कृतियां उपन्यास हैं कंठ गुलाब, चित्तकोबरा, अनित्य, उसके हिस्से की धूप। कुछ निबंध संग्रह हैं रंग ढंग, चुकते नहीं सवाल, ऐसे ही आदि अन्य कई और हैं। इस पाठ में लेखिका ने अपने सगे संबंधियों के जीवन और उनकी कार्यशैली का वर्णन किया है। प्रमुखतः ये पाठ महिला यानी कि नारी जीवन के इर्द गिर्द घूमता है। इसकी कहानी जो है नारी के जीवन के आसपास घूमती रहती है। नारी की प्रगतिशीलता और आज से पहले के स्त्री समाज की पारंपरिकता का सम्मिश्रण रूप इस पाठ में प्रस्तुत हुआ है। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी ना सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानियां कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले ना सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ परदानसी औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी ने अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम से मुंहजोर हो उठी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानसी औरत ने पराये मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोल कर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। लेखिका की एक नानी थी, जाहिर है सबकी होती है, उनकी भी थी, पर लेखिका ने कभी अपनी नानी को देखा नहीं, क्योंकि उनकी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी नानी की मृत्यु हो चुकी थी। लेखिका ने अपनी नानी से कहानी नहीं सुन पाई। शायद यही कारण था कि ये तीनों बहनें जो हैं खुद ही कहानी कहती हैं, यानी लेखक हैं। नानी से कहानी भले ही लेखिका या इसकी बहनों ने ना सुन पाई हो, लेकिन नानी की जो कहानियां हैं वो जरूर इन्होंने सुनी थी और उसका जो असली अर्थ था वो इन्हें बहुत बाद में समझ में आया। पहले सिर्फ इतना ही समझ आया था कि नानी जो है वो पारंपरिक अनपढ़ और एक पर्दानशी औरत है। नानी के पति यानी इनके नाना जी शादी के तुरंत बाद ही उन्हें छोड़कर विलायत चले गए थे बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए। वे जब लौट कर आए तो नानी के जीवन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। जिस तरह वो विलायती रीति रिवाज को अपना कर अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन नानी के रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं था। वो अभी भी पुराने तरीकों से ही रहती थी और ना ही उन्होंने कभी अपनी इच्छा, पसंद नापसंद के बारे में कभी अपने पति को कुछ बताया। कभी उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन जब छोटी उम्र में उन्होंने अपनी मौत को करीब देखा तो उन्हें अपनी बेटी की शादी की फिक्र सताने लगी, यानी कि लेखिका की माँ, जो उस समय 15 वर्ष की थी। और उनकी नानी को उनकी माँ की शादी की फिक्र इतनी ज्यादा हुई कि एकदम से उन्होंने मुंह खोलकर बोलना शुरू कर दिया। सभी लोग हैरान थे
क्योंकि जिस औरत ने कभी जीवन में मुंह खोलकर कुछ नहीं कहा, वो आज एकदम से कुछ कह रही है, और वो भी क्या कि वो अपने पति के दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। आखिर इस औरत ने कभी मुंह खोलकर अपने खुद के पति से बात नहीं की, तो आखिर आखिरी समय में एक अजनबी इंसान से क्या कहना चाहती है। लेकिन फिर भी नाना ने वक्त को गवाया नहीं और तुरंत अपने दोस्त को बुला लाए और नानी के सामने पेश कर दिया। अब जो नानी जी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी बेटी के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो। आप अपनी तरह आजादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आजादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफी आजाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, ना उसमें साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर ना होने में असली आजादी कुछ ज्यादा ही थी। नानी ने जो फरमाइश की वो और भी ज्यादा अजीब थी, सबको चौंका देने वाली थी। उन्होंने अपने पति के मित्र से कहा कि आप मुझे वचन दीजिए कि मेरी बेटी के लिए वर आप तय करेंगे, मेरी बेटी का रिश्ता आप करवाएंगे, क्योंकि मेरे पति साहब हैं, विलायती रहन सहन वाले हैं, और उनकी नानी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी भी ऐसे ही किसी साहब से हो जाए। इसीलिए वो कहती हैं कि आप अपनी तरह कोई आजादी का सिपाही ढूंढकर मेरी बेटी की शादी करवा देना। लेखिका कहती है कि कौन कह सकता है कि जो औरत अपनी खुद की आजादी से पूरी तरह बेखबर थी, उसके मन में देश की आजादी के लिए इतना जुनून होगा। लेकिन लेखिका को बाद में समझ आया कि वो अपने निजी जीवन में भी काफी आजाद ख्याल थी, क्योंकि भले ही उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, उसमें कोई साझेदारी भी नहीं की, लेकिन अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना भी एक आजादी है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में भी किसी को दखल नहीं देने दिया और अपनी जिंदगी को दूसरे के तरीके से नहीं जिया। उन्होंने अपनी जिंदगी में नाना जी के विलायत से होकर आने और विलायती रहन सहन को अपना लेने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं किए थे। तो अपनी जिंदगी दूसरे के तरीके से ना जीना, ये भी एक बहुत बड़ी आजादी है कि आप अपनी जिंदगी को अपने तरीकों से जी पाते हो, अपने तरीके से जीते हो। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था, और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। रात रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थीं कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पहुंची और छींके पर टांग दी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। तो इस तरह से लेखिका की माँ की शादी एक पढ़े लिखे होनहार और ऐसे लड़के से हुई जिसे आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के एग्जाम में बैठने से रोक दिया गया। उनके पास कोई पुश्तैनी पैसा, पुश्तैनी जमीन वगैरह नहीं थी, और माँ बेचारी जो थी वो अपनी माँ यानी लेखिका की नानी और गांधी जी के सिद्धांतों में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर थी। और उनका हाल कुछ ऐसा था कि उन्हें खादी की साड़ी जो थी वो इतनी भारी लगती थी कि उनकी कमर भी लचक जाती थी। वो रात रात भर जागकर साड़ी को पहनने की कोशिश करती थी, साड़ी कैसे पहनी जाती है ये सीखने की कोशिश करती थी, जिससे कि उन्हें दिन में लोगों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। वो बहुत नाजुक थी और इतनी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी कि लेखिका की दादी कहती थी कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पहुंची और छींके पर टांग दी। लेखिका कहती है कि गनीमत है, संतोष की बात यह है कि किसी ने उन्हें वहां छींके पर से उतारा नहीं या उतारने की पेशकश नहीं की। क्यों नहीं की? इसकी दो वजहें थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम वासिंदों की तरह
उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आजादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आजादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थीं जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वह परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जबानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। लेखिका कहती है कि इसकी दो प्रमुख वजह हो सकती है। पहली तो ये कि और हिंदुस्तानी लोगों की तरह उनकी माँ के ससुराल वाले भी साहबों से बहुत प्रभावित थे और इनके जो नाना हैं वो जाने माने साहब, पक्के साहब माने जाते थे। वो सिर्फ हिंदुस्तानी थे ये तो सबको पता है, जात से वो हिंदुस्तानी ही थे, लेकिन देखने में, पढ़ाई लिखाई, उनका चाल चलन, इन सारी चीजों से वो एकदम अंग्रेज मालूम होते थे, वो एकदम अंग्रेज थे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, मजे की बात है कि जो लोग हमारे भारत में आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, वो ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक भी थे। अब चाहे वो गांधी, नेहरू हो या फिर लेखिका के पिता के घर वाले, इनके घर वाले, उनका खुद का लड़का चाहे लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी जेब और दौलत और शोहरत से हाथ धो ले, लेकिन दबदबा तो साहबी लोगों का ही है और उसके ससुर भी साहब हैं, तो दबदबा किसका है? उसके ससुर का, ना कि लड़के का। और फिर एक ऐसी आन बान शान वाले साहब ने उनके पागल से लड़के को अपनी नाजुक सी लड़की दी थी। इससे इंटरेस्टिंग कहानी क्या हो सकती है? नानी की एक आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि नानी ने कहा और नाना जी ने उस चीज को मान भी लिया। उन्होंने ऐसा कर भी दिया कि अपनी बेटी की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से, एक आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लड़के से की जिसकी जेब में कुछ खास नहीं था। ये भी बहुत अलग सी बात है, रोमांचक उपकथा है। और इसकी दूसरी वजह उनकी माँ की अपनी शख्सियत है, उनका अपना व्यक्तित्व है। वो बहुत खूबसूरत, नजाकत और गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता से कुछ इस तरह से लोगों से घुली मिली थी कि वो किसी परी से कम मालूम नहीं पड़ती थी। उनसे कोई भी ठोस काम, भारी काम या मुश्किल काम करवाने की सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि वो काफी पतली दुबली और कमजोर सी थी। लेकिन हाँ, कोई भी बड़ा काम, महत्वपूर्ण काम करने के लिए उनसे राय जरूर मांगी जाती थी और जो राय मांगते थे, लेते थे, उसे निभाया भी जाता था। ऐसा नहीं कि सिर्फ राय ले ली और उसको बस उस पर कोई पालन नहीं किया, उसको माना नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, उनकी दादी कई बार कहती थी कि हम हाथी पे हल न जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। मतलब हमें जरूरत नहीं है कि हम अपनी बहू से मुश्किल काम, भारी काम करवाएं, हमारे पास ऐसे काम करने के लिए और लोग हैं। तो इन पंक्तियों में लेखिका ने अपने माँ के महत्व का चित्रण किया है। वो शरीर से कमजोर, पतली दुबली अवश्य हैं, पर खूबसूरत और पक्का फैसला करने वाली औरत थी। क्योंकि वे अंग्रेजों की शक्ल सूरत वाले साहब की बेटी थी। ऐसे साहब ने अपनी बेटी की शादी आजादी की लड़ाई लड़ने वाले खाली जेब परंतु एक शोहरत वाले लड़के से की थी। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी, ये काफी रोमांचक उपकथाएं हैं जो कहानी के अंदर जादू का काम करती हैं और कहानी को और ज्यादा रोमांचक और रोचक बनाती हैं। आगे बढ़ते हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में
माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जिठानियां ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी। लेखिका कहती है कि मुझे इस जुमले का अर्थ समझ में आ गया था बचपन में ही, जब उन्होंने देखा कि उनकी माँ उनकी परवरिश में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, बल्कि इसके अलावा घर में जितने प्राणी थे वो बहुत ममतालु थे, ममता से उनकी परवरिश करते थे, देखभाल करते थे। सभी लोग, घर के जितने भी लोग थे, और सिर्फ दादी या जेठानी नहीं बल्कि जो मर्द लोग घर में थे वो भी, और इनमें इनके पिताजी भी शामिल थे। पर ठोस काम ना करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आजादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आजादी का हो तो उसे निभाना भी आजादी से चाहिए, जिस तिस से पूछकर, उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। लेकिन लेखिका कहती है कि ठोस काम ना करने का मतलब ये नहीं है कि उनकी माँ को आजादी का जुनून नहीं था या आजादी का पागलपन उन पे कम था, ऐसा नहीं है। वो भी आजादी के जुनून से भरपूर भरी हुई थी, पर वो उसको अपने तरीके से निभाती थी। जाहिर है कि जिसमें आजादी का जुनून है तो उसे आजादी से ही निभाना चाहिए। अगर आप खुद ही आजाद नहीं है तो अपने देश को आजाद कैसे करवा सकते हैं? तो अगर आप खुद ही किसी और से पूछ पूछ कर काम कर रहे हैं तो वो नहीं है। आजादी का जुनून जो है, आजादी की लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं, उसे अपने तरीके से करिए, अपने तरीके से, दूसरे के तरीके से नहीं। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, ना उन्होंने कभी हमें लाड़ किया, ना हमारे लिए खाना पकाया, और ना अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनका ज्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें ना काम धरते थे, ना उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। साहबी खानदान के रौब के अलावा मेरी समझ में 2 कारण आए हैं। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, और वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। लेखिका ने अपनी माँ को कभी भी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। जैसे भारतीय माएँ जो है, उनका नॉर्मल अगर हम देखें कि भारतीय माँ कैसी होती है, तो वो अपने बच्चों को बहुत लाड़ प्यार से पालती है, उन्हें खाना बनाकर खिलाती है, उनके लिए अच्छे कपड़े पहनाती है, उन्हें नहलाती है, तैयार करती है, मतलब सारे काम जो है वो माँ करती है। लेखिका की माँ ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया, ना उनके लिए कभी खाना पका कर दिया, ना ही इन बेटियों को कभी अच्छी पत्नी बनने की, अच्छी बहू होने की सीख दी, जैसे बाकी माएँ देती हैं कि तुम्हें एक अच्छी बहू बनना है, तुम्हें दूसरे के घर जाना है, ससुराल जाना है, ऐसे रहना है। ऐसा कभी लेखिका की माँ ने नहीं किया। और ऐसा कुछ तो इसलिए था क्योंकि वो थोड़ा बीमार रहती थी, इसलिए वो घर बार नहीं संभाल पाती थी। पर इसकी ज्यादा बड़ी वजह ये थी कि उन्हें ये सब करना पसंद ही नहीं था, उनकी इसमें रुचि नहीं थी। उनका ज्यादातर वक्त जो है वो किताबें पढ़ने में बीतता था। उसके अलावा जो वक्त बचता था उसमें वो साहित्य चर्चा करती थी या फिर संगीत सुनती थी, और ये सभी काम वो हमेशा अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ही किया करती थी। और जैसा कि लेखिका ने पहले ही कहा, उनके दादा दादी ना तो उनसे कोई काम करवाते थे, करने के लिए देते थे, और ना ही उनसे ये उम्मीद रखते थे कि वो कोई काम करेंगी। सभी घर वालों की उनमें इतनी श्रद्धा क्यों थी? इसकी साहबी खानदान का जो उनका रौब था, उसके अलावा 2 कारण लेखिका की समझ में आते हैं। एक तो ये कि वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, इसके कारण उन्हें घर वालों का बहुत आदर सम्मान मिला हुआ था। और दूसरा ये था कि वे एक बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी, जैसे ज्यादातर चुगलखोर जिसे कहते हैं कि एक की बात दूसरे को बता देना, तो वो जो आदत है वो उनके अंदर बिल्कुल नहीं थी। इसीलिए उनमें उनकी बाहर वालों से अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। आगे, दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था
कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरे के नाम क्यों न हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। लेखिका की माँ उनकी दोस्त भी थी। माँ की भूमिका उनके पिताजी ही निभा देते थे। लेखिका कहती है कि मुझे याद है हमारे घर में बचपन में भी अगर किसी की चिट्ठी आती थी तो कोई ये नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा हुआ है, चाहे वो चिट्ठी एक बहन ने दूसरी बहन को ही क्यों ना लिखी हो। उनके घर में सभी को, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो या बुजुर्ग हो, अपने निजत्व बनाए रखने की छूट थी। मतलब अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीने की, अपनी आजादी से जीने की, मतलब अपनी पर्सनल चीजों को पर्सनल रखने की आजादी थी। ये नहीं था कि आपको बताना ही पड़ेगा आप क्या कर रहे हो, ये क्या है, चिट्ठी किसकी है, क्या लिखा है, ये सारी चीजें नहीं था। तो इसी निजत्व का फायदा उठाकर 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। इन्होंने लेखन का कार्य शुरू कर दिया। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज्यादा धोतियां हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसीलिए वहां तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोसीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे ना मिली। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसीलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती। पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि 1 न 2 पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। लेखिका कहती है कि लीक से खिसके यानी और लोगों से अलग, लाइन से अलग होकर चलने वाले लोगों में अगर सिर्फ माँ और नानी ही होती तो भी गनीमत थी, लेकिन ऐसा नहीं था। एक परदादी भी थी जिन्हें हमेशा से ही कतार से बाहर चलने का शौक था। हमेशा वो दूसरे लोगों से कुछ अलग ही रहती थी। उन्होंने ये व्रत ले रखा था कि अगर कभी भगवान की मेहरबानी से उनके पास 2 से ज्यादा धोतियां साड़ी हो गई तो वे तीसरी दान कर देंगी। मतलब उनके पास कभी 3 साड़ियां एक साथ नहीं हो सकती थी। अगर उनके पास 3 हो गई तो वो 1 साड़ी दान कर देंगी, हमेशा 2 ही रखती थी। जैन समाज के अंदर चीजों को इकट्ठा करके ना रखना कोई बहुत नई बात नहीं थी, इसीलिए वहां तक ठीक था कि वो साड़ियों का संग्रह करने में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगर उनके पास 3 हो जाती तो वो 1 को दान कर देती। पर एक नई चीज देखने को मिली जब लेखिका की माँ पहली बार गर्भवती हुई तो उनकी परदादी ने मंदिर में जाकर ये मन्नत मांगी कि उनकी जो पतोहू है उसका पहला बच्चा लड़की ही हो। लेकिन उन्हें सिर्फ ऐसी अलग सी मन्नत मांग कर ही चैन नहीं मिला, और उन्होंने सिर्फ इस मन्नत को अपने और भगवान के बीच नहीं रखा, बल्कि उसका ऐलान हर जगह करवा दिया। सरेआम सबको बता दिया कि मेरी पहली ख्वाहिश यही है और मैंने भगवान से यही मन्नत मांगी है कि मेरी पतोहू बहू की जो पहला बच्चा है वो लड़की होना चाहिए।
ये सुनकर लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। सब हैरान थे कि आखिर ऐसा है क्यों, क्योंकि इसकी कोई खास वजह भी नहीं थी। ऐसा भी नहीं था कि खानदान में पुश्तों से कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी, क्योंकि ना सिर्फ पिताजी की बल्कि दादाजी की भी बहनें थीं। मतलब उनके खानदान में लड़कियां भी हमेशा ही पैदा हुई थी। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि उन्हें कभी लगा हो कि वो कन्यादान के पुण्य से अवंचित रह गई हैं, उन्होंने कभी कन्यादान का पुण्य नहीं कमा पाया इसलिए वो लड़की चाहती हैं। हाँ, बस एक चीज थी कि किसी का भी पहला बच्चा लड़की नहीं थी। लेकिन इस चीज पर माँ ने अपनी तरफ से कोई खास सफाई पेश नहीं की। बस वो रोज मंदिर जाती और अपनी मन्नत को दोहराती रही। और फिर पूरा गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा जुड़ाव है। बस अगर इधर से उन्होंने घंटी बजाई, ऊपर से तथास्तु आ जाता है। मतलब अगर परदादी कुछ मन्नत मांगती है तो वो पूरी हो ही जाती है। ऐसा मानते हैं कि भगवान के साथ उनका सीधा सीधा संबंध है। पर उनकी ये मन्नत किस तरह से रंग लाएगी इसका शायद उनको भी पता नहीं था। उनकी ये गैर वाजिब मन्नत सुनकर भगवान खुद भी कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि 1, 2, 3 नहीं बल्कि पूरी 5 कन्याएं, 5 लड़कियां एक के बाद एक धरती पर उतार दी। मतलब ये लेखिका 5 बहनें हैं। 5 बहनों के बाद इनका एक लड़का हुआ था। ये 5 कन्याएं और 5 बहन और एक भाई है। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर ना हुई। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम ज्योग्राफिया दिमाग में बिठलाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पांवों की आहट से ही खुल गई। लेखिका कहती है कि उनकी परदादी यानी माँ जी के सामने भगवान तो क्या बल्कि चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। ये माँ जी का और चोर का जो किस्सा है ये लेखिका ने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी आई थी। पर हुआ कुछ ऐसा कि एक बार गांव में किसी की शादी थी। हवेली में, नकुड़ की हवेली में शादी थी। तो हवेली के जो सारे मर्द थे वो बारात में दूसरे गांव गए थे और जो औरतें थी वो सब तैयार होकर रत जगह मना रही थी। तो नाच गाना, ढोलक वोलक सब ये सब चल रहा था। तो बहुत शोर हो रहा था। इसी बीच में एक चोर कब हवेली में घुसा इसके बारे में किसी को पता नहीं चला। लेकिन चोर थोड़ा बदकिस्मत निकला। वो जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने के लिए वो दूसरे कमरे में जाकर सो गई थी। चोर बेचारा बहुत ज्योग्राफिया दिमाग में लगाकर बैठा होगा कि मतलब मुझे इस कमरे में जाना है, इस कमरे में चोरी करनी है। लेकिन उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी अपनी जगह को बदल लेंगी। लेकिन बुढ़ापे की नींद कच्ची होती है। चोर के दबे पांव घुसने के बाद भी उसकी आहट से ही उनकी आंख खुल जाती है। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला, माँ जी ने कहा। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी। लोटा खाली था। ऐसा कर, उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला। पर देख, कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी एकदम यकीन न हुआ।
इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई, तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ, मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच बोल गया, सच कह गया। हुआ करे, माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म ना बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा ना हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। आप चोर के हाथ का पी लोगी, कहा ना रगड़ कर धो लीजो। सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा। माँ जी की आंख खुल जाती है तो पूछती हैं कि कौन। तो चोर कहता है कि जी मैं, एक जवाब जो हमेशा ही लोग देते हैं। माँ जी कहती है पानी पिला। तो चोर झिझक जाता है कि मैं। माँ जी ने तब तक बिस्तर टटोल कर देख लिया था कि उनके बगल में जो लोटा है वो खाली है। तो वो कहते हैं कि ऐसा कर, ये लोटा ले, कुएं से पानी भर ला और कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। ये सुनकर चोर घबरा जाता है कि अंधेरे में इन्हें कैसे पता चल गया कि मेरे मुंह पर कपड़ा बंधा है और मेरे कमर में भांग बंधी है। भगवान से इनका तार जुड़ा है ये तो उसे पता था, लेकिन बुढ़िया भांग भी छानती होगी ये नहीं पता था। तो वो और भी ज्यादा हैरान परेशान हो जाता है। तभी माँ जी कहती हैं कि जल्दी कर भाई, बहुत प्यास लगी है। तो वो इतना घबरा जाता है और धर्म संकट में पड़ जाता है कि सच ही बोल देता है कि अरे पर मैं तो चोर हूँ। तो माँ जी कहती हैं, होगा, मुझे उससे क्या, पानी तो पिला दे, लेकिन देख मेरा धर्म मत बिगाड़ना। लोटे के मुंह से कपड़ा मत हटाना और हाथ रगड़ कर धो लेना, पानी कपड़े से छान कर ही भरना। तो चोर कहता है कि आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी। तो माँ कहती है कि कहा ना रगड़ कर धो लेना। अब सब नाच गाने में लगे हैं, तो तेरे और भगवान के अलावा यहाँ कौन है जो पानी पिलाएगा। भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। कुएं पर देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटा हुए। अब बेटा, चाहे तू चोरी कर चाहे खेती। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा, तो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। चोर ये सोच कर घबरा गया कि भगवान भी वहीं कहीं उसके पास में है। बस वो सुनकर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा लेकर चल दिया। उसने पूरी सावधानी के साथ पानी लोटे में भरा, लेकिन तब तक उसे पहरेदार ने पकड़ लिया। कुएं पर देख लिया गया होगा। माँ जी ने लोटे से आधा पानी खुद पिया और बाकी चोर को पिला दिया और कहा कि अब एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हो गए। अब तू चाहे चोरी कर या खेती। अब वो चोर बेचारा क्या कहने के लायक रह गया था। बस इसलिए अपना चोरी का धंधा छोड़कर खेती करने लगा। सालों साल खेती करता रहा। जब लेखिका ने उसे देखा तब तक वो एक भला इंसान और बूढ़ा हो चुका था। तो वो काफी भला मानुस बूढ़ा लग रहा था, डरा हुआ और हैरान भी। लेखिका इस पाठ में अपनी परिवार की महिलाओं को नारियों के कुछ अजीबोगरीब व्यक्तित्व के बारे में बता रही हैं कि किस किस प्रकार के व्यक्तित्व की नारियां उनके परिवार में थी। उनकी माँ कैसी थी, नानी कैसी थी, दादी कैसी थी और परदादी कैसी थी। यही सब आधी कहानी हमने पढ़ ली है, आधी कहानी बाकी है। इसको हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक बाय बाय, हैव ए नाइस डे। सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।